30 अप्रैल के दिन एक बहुत छोटी सी गिफ्ट, कुछ यादें, कुछ बातें उनकी। इस कायनात में है जिगर, कोई इनकलाब उठेगा फिर। इस कायनात में है जिगर, कोई इनकलाब उठेगा फिर, कि बुलंद हो के भी आदमी अभी ख्वाहिशों का गुलाम है। 30 अप्रैल 1899, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। राय बहादुर बद्री प्रसाद जी के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। किसको पता था कि ये बच्चा, जिसका नाम रामचंद्र रखा गया, एक दिन हर दिल अजीज बाबूजी के नाम से दुनिया में जाना जाएगा। बचपन में अपनी माता से सीखी हुई बातें, ईमानदार बनो, चोरी मत करो, उसके खून में रच बस गईं। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। करीब 9 साल की छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ को देखकर ये बच्चा पूजा पाठ की तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन वो भी अंतर की प्यास को न बुझा सकी। वो दिल ही दिल में योग्य गुरु के लिए प्रार्थना करता रहा। करीब 15 या 16 साल की उम्र में उनका रुझान दर्शन शास्त्र की तरफ हुआ और वह प्रॉब्लम को अपने अंदाज में देखने और समझने लगे। करीब 15 या 16 साल की उम्र में उनका रुझान दर्शन शास्त्र की तरफ हुआ और वह प्रॉब्लम्स को, जीवन दर्शन को अपने अंदाज में देखने और समझने लगे। इस बीच पिताजी इस डर से उन पर पूरा ध्यान रखते थे कि कहीं एक दिन ये सांसारिकता से विमुख होकर संन्यास न ले ले। पर पानी का बहाव अपना रास्ता खुद बना लेता है। 22 साल की उम्र में रामचंद्र अपने हमनाम एक शख्स से मिलने फतेहगढ़ पहुंचे और उन्हीं के होके रह गए। वहां आप जिस शख्सियत से मिले, उनका भी नाम रामचंद्र था। लोग प्यार से, इज्जत से उनको लाला जी कहते थे। यहाँ पर शुरुआत हुई एक कभी ना खत्म होने वाले रिश्ते की, गुरु और शिष्य के रिश्ते की। एक ऐसे रिश्ते की जिस पर अगर लिखा जाए तो पन्ने के पन्ने भर जाएं और अगर बोला जाए तो उम्र कम पड़ जाए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा ना जाए। एक बार लाला जी साहब ने शाहजहांपुर के ही अपने एक शिष्य से कहा, तुम मुझे अपने पिता के समान मानते हो, उस रिश्ते से मैं तुम पे सख्ती भी कर सकता हूँ, लेकिन रामचंद्र मुझे अपना महबूब मानता है, उसकी किसी भी ख्वाहिश को मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। बाबूजी साहब लिखते हैं, हज़रत किबला लाला जी साहब की सोहबत दुर्भाग्य से 12 से 14 मरतबा से ज़्यादा नसीब नहीं हुई, मगर मेरा ये ख्याल नहीं हुआ कि मैं उनसे दूर हूँ। हमेशा अपने आप को उनके करीब ही समझा और इस बात से डरता रहा कि जब इतनी नज़दीकी है तो ऐसा ना होवे कि मेरा कोई काम उनको नागवार गुजर जाए। इस ख्याल ने भी मेरी मौजूदा हालत बताने में मदद की। फिर भी जो कुछ हो जाए, जितनी नज़दीकी महसूस हो सके, अच्छा है। जब ये यकीन हो जाए कि मालिक हर वक्त मौजूद है, तो कुदरतन ये ख्याल रहेगा कि कोई ऐसी बेअदबी हमसे ना हो जावे जो मालिक को नागवार गुजरे। कोई काम अमल में ऐसा ना आवे कि भरोसे के खिलाफ और उसकी शिक्षा के, तालीम के खिलाफ हो। जब इतनी नज़दीकी है, फिर तो न दर्शन की तड़प, न खुदा की चाह, बस लाला जी और लाला जी। बाबूजी साहब ने जो किया वही कहा, जो कहा वही किया। उन्होंने किया क्या? अपने आप को अपने गुरु महाराज की याद में, उनकी मोहब्बत की आग में जला के राख कर दिया। और याद रहे, लाला जी साहब इस दुनिया से पर्दा कर चुके थे, दुनिया से जा चुके थे। जलती हुई शमा पे कोई भी पतंगा कुर्बान हो सकता है, जो बुझी हुई शमा पे कुर्बान हो जाए वो बिरला ही होगा। और बाबूजी साहब ऐसी ही बिरली शख्सियत थे। उन्होंने एक बार कहा कि जिस सांस में लाला जी साहब की याद ना आए,
वो मेरी आखिरी सांस होगी। फकीरी किसी के माथे पर नहीं लिखी होती, ना ही कोई शख्स शाही लिबास पहनकर बादशाह बन सकता है। ये तो दिल का सौदा है। अगर हम में मोहब्बत की झलक मौजूद है तो दिल वाला भी मिल जाता है। लाला जी साहब की महासमाधि के 13 साल बाद बाबूजी साहब ने अपने गुरु महाराज के नाम पर रामचंद्र मिशन की बुनियाद रखी। उन्होंने रूहानियत का जो तरीका खोजा उसका नाम सहज मार्ग रखा और सर्वे भवन्तु सुखिनः का आदर्श लेकर अपने गुरु महाराज से किए हुए वादे को पूरा करने निकल पड़े। नगरी नगरी, बस्ती बस्ती। बुलंद हौसले और अपने गुरु के ऊपर अखंड विश्वास के ये इम्तिहान की घड़ी थी। क्या विजन था इस शख्स का और क्या हिम्मत। अपने गुरु भाइयों को साथ लेकर चलने की मंशा, परिवार को एक रखकर आगे बढ़ने की चाहत, अपने गुरु महाराज के नाम को दुनिया भर में फैलाने की ख्वाहिश, ये वो सपना था जो बाबूजी साहब ने खुली आंखों से देखा। अगर मैं ये कहूँ कि रामचंद्र मिशन की बुनियाद में लाला जी साहब के लिए बाबूजी की मोहब्बत के साथ साथ उनका खून पसीना भी शामिल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मिशन और आश्रम की पवित्रता का पूरा पूरा ध्यान रखना हम सभी अभ्यासियों का कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म है। आश्रम में बिताया हुआ एक एक पल उसी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए ये आश्रम बने। अपने आश्रम को हम सेंटर ऑफ लाइट भी कहते हैं। बसंत पंचमी पर बाबूजी साहब लाला जी का जन्मदिन मनाते हैं और उस दिन भंडारा होता है। बाबूजी साहब नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी भंडारे का सारा खर्च खुद ही उठाते थे। बसंत अमूमन जनवरी या फरवरी में पड़ता है। उस वक्त उत्तर प्रदेश में जाड़ा, विंटर्स अपने पूरे शबाब पर, पूरे चरम सीमा पर होती है। लेकिन वो 3 दिन फैज़ की जो बरसात होती है वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। उसके बारे में कुछ भी कहना बेमानी होगा। खाने में क्या है और नाश्ते में क्या है इस तरफ कम ही लोगों का ध्यान जाता था, लेकिन जाड़े की वजह से अभ्यासियों को होने वाली असुविधाओं का भी उनको पूरा ध्यान रहता था। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली लग्जरी जो मिशन में आई, हॉट वाटर बॉयलर, जिसमें सवेरे 3 बजे से पानी गर्म होता था ताकि अभ्यासी भाइयों बहनों को नहाने के लिए गर्म पानी मिल सके। आज जो कुछ हमारे आश्रमों में हम देखते हैं उस ज़माने के हिसाब से वो सब 5 स्टार लग्जरीज हैं। रामचंद्र मिशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शमा जल चुकी थी, पतंगे भी शमा की तरफ आने लगे। किसको पता था कि एक नई दुनिया की बुनियाद पड़ी है। सहज मार्ग सिर्फ ध्यान और सफाई की विधियों तक ही सीमित नहीं बल्कि ये एक जीवन शैली है। सहज मार्ग इज नॉट ओनली टू बी प्रैक्टिस्ड बट हैज टू बी लिव्ड। इस नई क्रांति के सूत्रधार बाबूजी साहब का रहन सहन, उठना बैठना, उनका व्यवहार, उनकी विनम्रता, सादगी, सरलता, सहजता, प्रेम, मेहमान नवाजी और अखलाक के बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने जैसा होगा। बाबूजी साहब का जीवन सहज मार्ग के दर्शन और जीवन में उनकी व्यवहारिकता का बेजोड़ उदाहरण है। जिंदगी की ज़रूरियात को लेकर उनकी अप्रोच बहुत सरल और बहुत सीधी थी। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते चलें। पैसे के मामले में उनका नज़रिया बिल्कुल साफ था। जहाँ ज़रूरी है वहाँ खर्च करो, जहाँ बचा सकते हो बचाओ। ये वाक़या 50 के दशक का है। एक बार एक अभ्यासी भाई ने बाबूजी साहब को पत्र लिखकर बताया कि वो फलां दिन फलां रेलगाड़ी से आ रहे हैं। और जब वो अभ्यासी शाहजहाँपुर पहुँचे और स्टेशन से बाहर आए तो उनकी शर्मिंदगी की कोई सीमा न रही। जहाँ रिक्शे वाले खड़े होते हैं वहाँ खड़े होकर बाबूजी साहब उनका इंतज़ार कर रहे थे। उस समय प्लेटफॉर्म टिकट 5 या 10 पैसे का मिला करता था।
इतना ही नहीं, उन लोगों ने जब रिक्शे वाले से दीवान जोगराज चलने के लिए पूछा तो रिक्शे वाले ने 12 आने यानी 75 पैसे बताए। बाबूजी साहब ने कहा 8 आने यानी 50 पैसे पड़ते हैं, और मोल भाव करके रिक्शे वाले को 50 पैसे में ही लेकर आए। घर आकर उन्होंने उस अभ्यासी से कहा कि तुम लोगों की वजह से इन रिक्शे वालों का दिमाग खराब होता है। दोस्तों, ये कहानी अगले एपिसोड में भी चलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 30 अप्रैल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।